नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जीएम जुडिशियल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और ये लेक्चर आज फिर स्पेशल एक्ट पर मैं लेके आया हूँ जो यूपीएससी के लिए है। और उस एक्ट का नाम है यूपी डकैती अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1983, यानी कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 का। क्योंकि यह एक्ट ऐसा एक्ट है जिस पर हम पहली बात तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे एक्ट्स को यूपीएससी के सिलेबस में जोड़ दिया गया है। तो हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सेक्शन नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए ये लेक्चर है कि आपको सिर्फ कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, और इसमें हम सेक्शन 5 और 6 को डिटेल बताएंगे ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यूपी डकैती अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1983 में हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है और कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ना, इसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग देखिए ध्यान से क्या कि सेक्शन 2 हमेशा पढ़ना होता है, क्योंकि सेक्शन 2 क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन क्लाज या इंटरप्रिटेशन क्लाज होता है। इसको कभी भी आप छोड़िएगा मत, चाहे आपके एग्जाम में आए या ना आए। वैसे इस सेक्शन से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता ही है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो। तो सेक्शन टू के साथ साथ सेक्शन 3 भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बताता है कि डकैती एरिया होती कौन, कौन डिक्लेयर करता है। 5 और 6 आप देखेंगे बेसिकली स्पेशल कोर्ट को कौन इस्टेब्लिश करता है, कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गठन कैसे होता है। और फिर 6 में देखेंगे कि उसका जुरिडिक्शन क्या होता है, उसका क्षेत्राधिकार क्या होता है, और 7 वगैरह में पावर दी गई है। यानी कि आप देखिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके साथ साथ 22, 23, 26 और 27। यानी कि आपको इससे ज़्यादा तो आपको पढ़ना ही नहीं है, ना आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं तो बहुत ज़्यादा प्रश्न तो बनेंगे नहीं। लेकिन अब कौन प्रश्न कहाँ से बनेगा किसी को पता भी नहीं है, तो आप बेसिकली उन सेक्शन को ही पढ़िए जिसमें एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना हो, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है तो आप देखेंगे इस एक्ट में टोटल 31 सेक्शन है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कितना हमने आपको सिलेक्ट करवाया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि लगभग जस्ट आधा, यानी कि 31 सेक्शन में आपको 15 से 16 सेक्शन ही पढ़नी है, बाकी सेक्शन नहीं पढ़ना है। लेकिन इसमें आज हम जिस टॉपिक पर आपको डिटेल चर्चा करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, तो वह टॉपिक का है सेक्शन 5 और सेक्शन 6। ये दोनों किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि विशेष न्यायालय का गठन कैसे होता है। सेक्शन 6 जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, यानी विशेष न्यायालयों की अधिकारिता क्या होती है। इन्हीं दोनों पर ये लेक्चर है, आइए ध्यान से देखते हैं। और सभी लोग इस इंपॉर्टेंट सेक्शन को नोट करके तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए सेक्शन 5 में आपको क्या देखना है। सेक्शन 5 बात करता है क्या कि विशेष न्यायालय का गठन कैसे होता है, विशेष न्यायालयों का गठन कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि विशेष न्यायालयों का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, मेंस में प्री में भी। विशेष न्यायालयों का गठन, न्यायालयों का गठन। ठीक है, क्योंकि देखिए ये विशेष एक्ट हैं, स्पेशल एक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन होना चाहिए, और होगा तभी इसका ट्रायल किया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया है। सेक्शन 5 में आएंगे आप,
सेक्शन 5 में। तो इसमें दिया है क्या कि पहली बात तो जानिए कि स्पेशल कोर्ट का गठन करना क्यों जरूरी है। तो सीधा सा पॉइंट है कि स्पेशल कोर्ट का गठन इसलिए होगा क्योंकि मामले का स्पीडी ट्रायल किया जाना जरूरी। स्पीडी ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल, यानी कि शीघ्र विचारण के लिए। विचारण कैसा होना चाहिए? शीघ्र विचारण होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर विचारण शीघ्र नहीं होगा तो क्या होगा? ये अन्याय माना जाएगा। तो आपने पढ़ा भी ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो यहाँ पे मेन टारगेट है कि शीघ्र स्पीड ट्रायल के पर्पज से, शीघ्र विचारण के पर्पज से क्या होती है, अगर कोई एरिया डकैती एरिया अफेक्टेड है, मतलब क्या है अगला पॉइंट कि अगर कोई एरिया, एनी एरिया विच इज डकैती अफेक्टेड एरिया, डकैती, हाँ कैसी है वो? डकैती अफेक्टेड एरिया, यानी कि इफ एनी एरिया इज डकैती अफेक्टेड एरिया, अगर कोई भी क्षेत्र डकैती प्रभावित क्षेत्र है। अब प्रश्न है कि डकैती प्रभावित क्षेत्र कैसे माना जाएगा? तो आप पढ़ेंगे सेक्शन 3 में दिया है कि कोई भी एरिया डकैती अफेक्टेड एरिया तभी माना जाएगा जब उसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, राज्य सरकार घोषित करती है कि इस एरिया को, इस जिले को या इसके भाग को हम डकैती अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि डकैती की घटनाएं यहाँ पे ज़्यादा घटित होती हैं, इसीलिए उस एरिया को जब हम डकैती अफेक्टेड एरिया स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो उसी न्यायालय उन्हीं एरिया के मामले को शीघ्र निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। इफ एनी एरिया विच इज डिक्लेयर्ड द डकैती अफेक्टेड एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान समझिएगा। फिर अगली बात क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्पेशल कोर्ट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो है स्टेट गवर्नमेंट। विशेष न्यायालयों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस क्या करती है स्पेशल कोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? में इन कंसल्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन, यानी कि राज्य सरकार सलाह लेगी। किसकी सलाह लेगी? में इन कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय की सलाह लेगी। यानी राज्य सरकार को किसी भी स्पेशल कोर्ट के गठन करने के लिए सबसे पहले किसकी सलाह की जरूरत पड़ती है? वो है हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय सलाह लेकर के, और उसे लगता है कि ऐसी एरिया डकैती अफेक्टेड एरिया है तो क्या करेगी? स्पेशल कोर्ट बाय नोटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकती है? स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी। मतलब कहने का मतलब यही है क्या कि सबसे पहले जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार है कि किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया में विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसी एरिया कैसी होनी चाहिए? डकैती अफेक्टेड एरिया होनी चाहिए, पहली बात है। और जब राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि किसी भी एरिया में स्पेशल कोर्ट की डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, स्पेशल कोर्ट को गठन करने की ज़रूरत है, तो क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन इन द गजेट इस्टेब्लिश द स्पेशल कोर्ट, यानी कि राज्य सरकार विशेष न्यायालय का गठन उस उच्च न्यायालय के सलाह से करेगी, कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आप देखेंगे है कि जो भी उस स्पेशल कोर्ट में अगर कोई सिंगल जज होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सिंगल जज की नियुक्ति होगी स्पेशल कोर्ट में, यानी उस स्पेशल कोर्ट में, उस विशेष न्यायालय में, उस स्पेशल कोर्ट में अगर स्पेशल कोर्ट सिंगल जज से बनता है, सिंगल जज अगर होता है इसमें, एकल न्यायाधीश, सिंगल जज एकल न्यायाधीश होगा, तो ऐसी कंडीशन में हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ध्यान दिएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। हाई कोर्ट यानी
यानी स्पेशल कोर्ट में अगर एक जज है तो उसकी नियुक्ति ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, और लेकिन वो क्या होना चाहिए, सेशन जज, यानी कि वो उसकी नियुक्ति जो होगी सिंगल जज के रूप में, या तो वो सेशन जज यानी कि सत्र न्यायाधीश, या फिर दूसरा है एडिशनल एडिशनल सेशन जज, यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश में से ही नियुक्त किया जाएगा। यानी जो इस स्पेशल कोर्ट में अगर सिंगल जज होगा तो या तो वो सेशन जज होगा या फिर एडिशनल सेशन जज में ही कोई भी एक उसका सिंगल जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पावर किसको दी गई है, हाई कोर्ट ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सेक्शन 5 का फंडा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कोर्ट्स बाय द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर सिंगल जज होगा उस स्पेशल कोर्ट में तो सिंगल जज की नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, और हाई कोर्ट जो है या तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज में से किसी एक से उसकी नियुक्ति करेगी। तो ये आपको सेक्शन 5 क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि कैसे विशेष न्यायालयों का गठन कैसे किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि इनका इनका क्षेत्राधिकार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इनका क्षेत्राधिकार क्या है। सेक्शन 6 किसकी बात करता है, बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन मेंस के लिए आपके एग्जाम में आने ही वाला है। जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स यानी कि विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। मतलब क्या है, विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। यानी कि कहने का मतलब है कि स्पेशल कोर्ट तो उसका गठन हो गया। अब प्रश्न है कि जो स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, जो स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो किन किन मामलों की सुनवाई करेगा, उसका जुरिडिक्शन क्या होगा। ये सेक्शन जो है 6 में दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है सेक्शन 6 में। यहाँ पे दिया है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया है, क्या कि देखिए अब चूंकि ये पहले का एक्ट है इसलिए इसमें सीआरपीसी के तहत दिया गया है। अब वो बीएनएसएस हो जाएगा। यानी कि सीआरपीसी के अंतर्गत दिया है, देखिए कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड इन द सीआरपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बी इन फोर्स ए शेड्यूल्ड ऑफेंस शैल बी ट्राइबल ओनली बाय स्पेशल कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें साफ साफ दिया है सीआरपीसी 1973 जो आज की डेट में कौन सा हो गया है, द बीएनएसएस 2023 हो गया क्योंकि इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया है। यानी कि सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत अब आ जाएगा बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत, या किसी अन्य लॉ के, या कोई ऐसा लॉ है एनी अदर लॉ, या एनी अदर लॉ, या किसी अन्य लॉ में अगर ऐसी कोई बात दी गई है उसके होने के बावजूद भी, यानी ये नियम होने के बावजूद भी क्या होगा, जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या करेगा, कैसे सुनवाई करेगा। यानी स्पेशल कोर्ट उन्हीं मामलों का सुनवाई करेगा जो शेड्यूल्ड, क्या दिया है यहाँ देखिए, जो कैसे होंगे, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस होंगे, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस के रूप में वर्णित किए जाएंगे। ध्यान देगा, यानी कि ये किन मामलों की सुनवाई करेगा, ऐसे मामले जो इस एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड ऑफेंस के रूप में मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस कहाँ पे दिया गया। आप सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिया गया है ये ऑफेंस कहाँ दिया गया है। इसको कहाँ से निकालेंगे,
इसको निकालेंगे सेक्शन 2 के क्लॉज बी से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज बी में शेड्यूल्ड ऑफेंस के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो शेड्यूल ऑफेंस में क्या प्रावधान दिया गया आप देखेंगे, तो शेड्यूल ऑफेंस के बारे में प्रावधान दिया गया है क्या कि इन रिलेशन टू डकैती अफेक्टेड एरिया मीन्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू दिस एक्ट बीइंग एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए शेड्यूल्ड ऑफेंडर। यानी कि इस अधिनियम, इस एक्ट के तहत जो अपराध एक शेड्यूल्ड ऑफेंडर करता है, जो भी अपराध एक शेड्यूल्ड ऑफेंडर करता है, उन सारे मामलों की सुनवाई कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट करेगा। यानी कि जो भी डकैती प्रभावित एरिया में जो भी इस अधिनियम की अनुसूची में दिया गया है, इसमें जो शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल में अपराधों की लिस्ट दी गई, शेड्यूल में इसकी अनुसूची में दिया गया जितने अपराध वर्णित किए गए वो शेड्यूल ऑफेंस होंगे, और उन अपराधों को करने वाला जो शेड्यूल्ड ऑफेंडर होगा उसके द्वारा किए गए हर अपराध को ये स्पेशल कोर्ट उसका क्या करेगा? सुनवाई करेगा, ट्रायल करेगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। अब ये देखिए पहला पॉइंट हो गया, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें आप जानेंगे और कौन से करेगा। तो दूसरा पॉइंट दिया गया, ये कहा गया है क्या कि किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करने में विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध से संबंधित भिन्न किसी ऐसे मामले का भी विचारण कर सकता है जिसका आरोप किसी अनुसूचित अपराधी पर या किसी अन्य विधि में लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आप समझ गए कि पहला कि जो स्पेशल कोर्ट है उन अपराधों का करेगा जो स्पेशल कोर्ट द्वारा किया जाएगा, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस में दिए गए हैं। और शेड्यूल्ड ऑफेंस में दिए गए वो कैसे अपराध होंगे? जो सेक्शन 2B में बताया गया है कि जो शेड्यूल में उस अनुसूची में दिए गए हैं और जिसको शेड्यूल्ड ऑफेंडर यानी कि अनुसूचित अपराधी उसको करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब ये कह रहा है कि इस अधिनियम में जो भी मामला ट्रायल किया जाएगा उसके अलावा भी अगर वो ऑफेंडर कोई ऑफेंस करता है जो किसी अन्य लॉ के तहत अपराध है, किसी अन्य लॉ के तहत अपराध, इसके अलावा भी अगर वो किसी अन्य लॉ में अपराध है, अदर लॉ के तहत वो क्या है? ऑफेंस माना गया है, तो उसकी भी सुनवाई इसके द्वारा की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने देखा ये डकैती अफेक्टेड एरिया है, और मान लीजिए कोई भी डकैती अफेक्टेड एरिया में डकैती करता है, इसके साथ साथ वो किसी 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे के साथ रेप करता है, तो अब तो रेप का मामला देखा जाए तो पॉक्सो एक्ट के तहत आएगा। तो प्रश्न है कि क्या ये स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के तहत मामले का भी सुनवाई करेगा या पॉक्सो एक्ट का मामला जो है किसी अदर कोर्ट में होगा? तो ये पावर इसमें साफ साफ दिया गया है सेक्शन 6 के क्लास 2 में। आप देखिए सेक्शन 6 के क्लास 2 में साफ साफ दिया गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध जो इस अधिनियम के अलावा है, किसी अदर एक्ट से संबंधित है, तो उस ऑफेंस के लिए भी स्पेशल कोर्ट को क्या है? पावर दी गई है, उसे एम्पावर किया गया है, उन अपराधों का भी वो ट्रायल कर सकता है। तो विशेष पावर दी गई है। इसीलिए ये क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे इंटरव्यू में पूछा जाता है, हायर जुडिशल सर्विस के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मामला अगर किसी अन्य एक्ट के तहत है तो स्पेशल कोर्ट क्या उसकी सुनवाई करेगा या दूसरा कोर्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा कि स्पेशल कोर्ट को एम्पावर्ड किया गया है, उस अन्य मामलों को भी सुनवाई कर सकता है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए था, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन अभी मैंने बताए हैं, अभी जिसको आपने देखा भी है, ठीक है, उनको अच्छे से नोट कर डालिए ताकि आपका यूपी डकैती अफेक्टेड एरियाज एक्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अगर आपको हमारी रेगुलर क्लासेस लेनी है तो आपको पता है कि हमारी रेगुलर क्लासेस यूपी एचजीएस के स्पेशल एक्ट पर, लोकल लॉज पर और मेजर एक्ट पर भी चल रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी बैच चल रहा है और हम जजमेंट राइटिंग का भी स्पेशल क्लास लेके आए हैं। तो आप लोग इनका अलग से रेगुलर क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको देखते रहिए, क्योंकि स्पेशल एक्ट पर हमारे ढेर सारे वीडियो धीरे धीरे आएंगे, ताकि आप जो है रेगुलर अगर देखते रहते हैं तो उसको आपको पढ़ने में, क्वेश्चन छांटने में, सेक्शन को क्लियर करने में आसानी होगी
और जो लोग चैनल से जुड़े हैं या नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उनको इस विषय पर ढेर सारे वीडियोस अब से अपडेट होते रहें। तो ठीक है, हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।